गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम बताए थे कि 11th के एक एक टॉपिक पर लेक्चर बनाएंगे हम, उसी कंक्लूजन तक आज आते हुए हम डायमेंशन शुरू करने वाले हैं। यूनिट्स पर वीडियो पहले बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में देख लेना। तो डायमेंशंस जानने के पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 हैं। ये 7 कौन कौन है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? तो नंबर 1 में मास, ठीक, 2 में लेंथ, 3 में टाइम, 4 में थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यहीं नंबर 5 में देखें तो इलेक्ट्रिक करेंट, 6 में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या क्वांटिटी ऑफ मैटर, और 7 में जो लास्ट बचा है ये है लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी जो देख रहे हैं, कौन कौन? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी को हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी किसी और फिजिकल क्वांटिटीज़ पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे मास कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है बाकी से, या लेंथ भी, सब इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसलिए इनको कहा जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़। यही यदि हम इनका यूज करके जो फिजिकल क्वांटिटी आता है उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मदद से, हेल्प से जो फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एनर्जी हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। इस प्रकार से असंख्य डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के हेल्प से जनरेट होते हैं, डिराइव्ड होते हैं। अब डायमेंशन किसे कहते हैं, सो देखिए आते हैं, डिस्कस करते हैं। मास का डायमेंशन को बच्चों हम लोग m से डिनोट करते हैं, और लेंथ के डायमेंशन को हम लोग l से डिनोट करेंगे, टाइम के डायमेंशन को t से डिनोट करेंगे, और टेम्परेचर के डायमेंशन को हम लोग k से डिनोट करते हैं। करेंट के डायमेंशन को चाहे हम A से लिखते हैं या फिर I से लिखते हैं। और यहीं पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये मोल और कंडेला का, ये सब का यूज़, इस डायमेंशन का यूज़ कम है, CD से निकलते हैं लिखकर। तब चर्चा करेंगे सबसे पहले कि डायमेंशन किसे कहते हैं, क्या होता है डायमेंशन। ये जानने के लिए आप ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जान गए। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, देख लिए आप लोग। अब किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करना है, नया फिजिकल क्वांटिटी जो आएगा, मान लीजिए स्पीड आया, वेलोसिटी आया, एक्सेलरेशन, एरिया, वॉल्यूम, सो मैनी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। वो डिराइव्ड क्वांटिटी जो आएगा इन्हीं 7 के मदद से आएगा। अब इन 7 के मदद से आएगा तो उसमें ये 7 किस तरह से शामिल होंगे वो देखना होगा। कितना बार यूज होगा, ये सब चीज़ देखना होता है डायमेंशन में। तो डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन का ये मतलब हुआ कि उस फिजिकल क्वांटिटी में ये बेसिक फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ किस तरह से आया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड में वो चीज़, इसके पावर्स को हम डायमेंशन कहेंगे। तो डायमेंशन क्या हो गया? द
powers raised to the fundamental physical quantities are known as डायमेंशंस। तो डायमेंशन किसे कहेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर जो पावर आएगा, ये जो पावर आएगा उसको हम डायमेंशन कहेंगे। समझिएगा, डायमेंशन को जब भी लिखते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी must be written in the स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी हम लोग लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। हाँ, जब भी लिखेंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। ठीक। अच्छा, किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम निकालेंगे तो सबसे पहले आप डायमेंशन देखिए। यहाँ पर मास का डायमेंशन m हो गया, लेंथ का डायमेंशन l हो गया, टाइम का डायमेंशन t हो गया। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन है। हमको निकालना है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस। हाँ, पावर्स को डायमेंशन कहेंगे। किसके पावर को? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पर जो पावर आएगा उसको डायमेंशन कहेंगे। हम जनरली निकालते हैं डायमेंशन। नंबर 1, सबसे पहले मान लीजिए कि एरिया का डायमेंशन निकालते हैं। जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है उसका फॉर्मूला जानना होगा आपको। तो एरिया बराबर हम लोग पढ़े हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, और चूंकि डायमेंशन निकाल रहे हैं तो इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब एरिया कोई भी एरिया हो, चाहे सर्कल का हो, चाहे रेक्टेंगल का हो, चाहे स्क्वायर का हो, सबका डायमेंशन सेम होगा। यानी कि लेंथ को आप देखिए, ये 7 में से किसका यूज करेंगे? ये लेंथ को नापने के लिए मीटर में नापेंगे, तो ये हो गया L लेंथ के लिए। अच्छा, यहीं पर यदि हम यूनिट्स का डिस्कस कर लें तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी, किलोग्राम। लेंथ का क्या हो गया? मीटर, SI यूनिट। टाइम का हो गया सेकेंड। टेम्परेचर का हो गया केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का हो गया एम्पियर। इसका होता है मोल। इसका हो गया कंडेला। तो लेंथ मेजर करेंगे तो मीटर में L लिखेंगे उसका डायमेंशन। ब्रेथ, चौड़ाई, यही 7 का यूज करना है। चौड़ाई के लिए भी लेंथ होगा तो L हो गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एरिया का डायमेंशन L का पावर 1 यहाँ और 1 यहाँ। L का पावर कितना हो गया? 2। M तो है नहीं इस टर्म में, M नहीं ना आया, तो M का पावर 0, L का पावर 2 और T का पावर क्या? 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पावर है, पावर डायमेंशन को दर्शाता है। और ये टर्म इस तरह से देख रहे हैं MLT के फॉर्म में, इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? इसी तरह से और वॉल्यूम का निकालें हम। यदि वॉल्यूम का डायमेंशन निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम का आयतन का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होगा। वॉल्यूम का डायमेंशन बराबर लेंथ का डायमेंशन इंटू ब्रेथ का डायमेंशन इंटू हाइट का डायमेंशन। तो लेंथ का डायमेंशन हो गया L, ब्रेथ का डायमेंशन भी हो गया L, और हाइट का भी डायमेंशन हो गया L। तो इस प्रकार से वॉल्यूम का डायमेंशन कितना हो गया? L3। फॉर्मूला लिखिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला तो हो गया m का पावर 0, l का पावर 3, t का पावर 0। किसी का भी पावर 0 का क्या मतलब होता है? m का पावर 0 लिख रहे हैं, इसका मतलब हो गया 1। l का पावर 0 लिख रहे हैं, उसका मतलब कितना हो गया? 1। किसी का भी पावर का मतलब होता है 1। तो इस प्रकार देख लिए हम लोग एरिया का डायमेंशन, फिर वॉल्यूम का डायमेंशन। हाँ, इसी तरह से और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन। यदि आपको यहीं से लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। हाँ, तो डायमेंशन किसे कहते हैं?
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पर जो पावर रेज होगा वही पावर्स को हम लोग क्या कहते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहते हैं। MLTs के टर्म में डिनोट करते हैं, जिसका पावर होगा लिखेंगे, जिसका पावर नहीं होगा उसको जीरो के टर्म में लिखेंगे। अब तीसरा में हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट्स डेंसिटी का डायमेंशन। तो डेंसिटी बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं मास बाई वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन बाई वॉल्यूम का डायमेंशन इक्वल टू डेंसिटी का डायमेंशन। मास का डायमेंशन लीजिए हम लोग, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, m लिखेंगे, 1 है पावर, और वॉल्यूम का अभी हम लोग निकालें l का पावर 3। तो इस प्रकार ये l नीचे है +3 में, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3। ये हो गया आपका m1, ये 3 ऊपर गया तो l का पावर हो गया -3। और चूंकि इसमें t का टर्म नहीं है तो हो गया m1 l का पावर -3 t का पावर 0। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, डेंसिटी का, घनत्व का, है ना। डेंसिटी किसका, घनत्व है। घनत्व बराबर क्या हो गया, मास बटे वॉल्यूम। मास यानी कि द्रव्यमान, और वॉल्यूम यानी कि आयतन। डेंसिटी हो गया नंबर 4। अब हम निकालेंगे स्पीड का डायमेंशन। तो जिसका भी डायमेंशन निकालना होगा बस आपको फॉर्मूला जानना होगा। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया समय, है ना। स्पीड चाल हो गया, ये चाल किसी वस्तु का चाल, और ये डिस्टेंस क्या है, तय की गई दूरी, और टाइम हो गया समय। अब आप इसका डायमेंशन निकाल रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। तो हमने इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ओके। अब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को रिलेट करिए 7 फिजिकल क्वांटिटी में। डिस्टेंस तो मास नहीं हो सकता, डिस्टेंस लेंथ हो सकता है। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो गया, l, और टाइम का डायमेंशन देख लीजिए t। दोनों का पावर कितना है, 1। तो l तो रह गए। अब ये t जो है ऊपर शिफ्ट होगा तो t का पावर कितना हो गया, -1। तो LT-1 देख रहे हैं, ये हो गया डायमेंशन, और यहाँ मास नहीं है तो लिखेंगे m0 L1 t का पावर -1। ये हो गया स्टूडेंट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी ये याद रखना है आपको, स्पीड का डायमेंशन कितना, LT का पावर -1। नंबर 5 वेलोसिटी। यहीं हम वेलोसिटी यानी वेग, वेग का यदि हम डायमेंशन निकालें, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। चूंकि डायमेंशन निकाल रहे हैं इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट हो गया विस्थापन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ देखिए लेंथ जैसा मेजर करते हैं, तो इसका भी डायमेंशन हो गया L, और टाइम का डायमेंशन हो गया T। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, L T का पावर -1। यानी कि स्पीड का डायमेंशन और वेलोसिटी का डायमेंशन, ये दोनों का डायमेंशन जो है सो बराबर है। क्लियर। तो इतना दूर तक देख लिए। इसके बाद स्टूडेंट जब वेलोसिटी का डायमेंशन हमें मालूम हो गया, तब अब हम एक्सीलरेशन का भी डायमेंशन निकाल पाएंगे। और हम लोग एक्सीलरेशन बराबर क्या पढ़े हैं, एक्सीलरेशन बराबर हम लोग पढ़े हैं वेलोसिटी बाई टाइम। हाँ, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नंबर जो भी होगा अब निकालेंगे एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन बराबर रेट ऑफ
चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन कितना आया था, L_t-1, और टाइम का डायमेंशन t, ये कितना हो गया, L_t का पावर, ये 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा और -1 -2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमेशा आपको याद रखना होगा, बहुत काम का है ये। इसका डायमेंशन क्या हो गया, L_t का पावर -2, एकदम बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है ये, इसको याद रखना होगा। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या आया, L का पावर 1, t का पावर -2। जब एक्सेलरेशन का डायमेंशन पता हो गया तब हम फोर्स का डायमेंशन निकाल पाएंगे, क्योंकि फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो ये सब का डायमेंशन आप जान रहे हैं। मास का डायमेंशन होगा कितना, m, देख लीजिए उस लिस्ट से, और एक्सीलरेशन का अभी अभी आया कितना, L_t का पावर -2। चूँकि डायमेंशन है तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होगा, क्लियर। ये ओवरऑल कितना आ गया, m का पावर 1, L का पावर 1, t का पावर -2। आपको कोई डायमेंशन याद रहे या ना रहे, फोर्स का डायमेंशन जरूर याद रखना होगा, जरूर, बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब फोर्स का निकल गया तो आप वर्क का निकाल सकते हैं, वर्क बोले या वर्क डन बोले। तो वर्क बराबर हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम लोग डायमेंशन निकाल रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिए। अब डिस्प्लेसमेंट का भी, फोर्स का डायमेंशन अभी अभी हम लोग निकाले, m_L_t का पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट ये डायमेंशन हो गया L। तो कुल मिलाकर कि वर्क का डायमेंशन कितना हो गया, m का पावर 1, L का पावर 2, t का पावर -2। तो देखिए ये वर्क का डायमेंशन हो गया कितना, m का पावर 1, L का पावर 2 और t का पावर -2। ये भी आपको याद रखना होगा, है ना। तो चीज़ें बहुत आसान हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, समझ में आ जाएगा तो चीज़ें याद रह जाएंगी, कभी कभार रिवाइज करते रहना होगा। निकल गया वर्क का, अब हम निकालेंगे एनर्जी का। जितने भी प्रकार के फोर्स होंगे सभी का डायमेंशन सेम होगा, जितने प्रकार के एनर्जी होंगे सभी का डायमेंशन सेम होगा। अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 12mv², यानी कि 1/2, ये m क्या है, मास, और v हो गया स्टूडेंट्स वेलोसिटी, यानी कि स्क्वायर v है तो स्क्वायर v लिख दिए। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन जब हम निकालेंगे तो डायमेंशन में नंबर का कोई रोल नहीं है, ये नहीं लिखेंगे। मास का डायमेंशन कितना बता रहे थे, m, और वेलोसिटी का डायमेंशन आया था L_t-1 पावर 2। तो ये हो गया m का पावर 1, L का पावर यहाँ से क्या हो जाएगा 2, और t का पावर क्या हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन आया वो वर्क के डायमेंशन के बराबर है। यानी कि वर्क का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन हमेशा बराबर होगा, चाहे एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो या जो भी एनर्जी हो, वर्क का और एनर्जी का डायमेंशन हमेशा सेम होगा। आगे निकालते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं mgh, यानी कि m हो गया मास, g हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हो गया हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन मास हो गया, g क्या हो गया गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, और h क्या हो गया बच्चों? h हो गया यहाँ पर हाइट। क्लियर? मास का डायमेंशन हम लोग पढ़े m, एक्सीलरेशन का क्या पढ़े? एक्सीलरेशन का हम लोग देखें l t का पावर -2 और हाइट का डायमेंशन l। तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया? m1, l यहाँ 1 और 1 2, t का पावर -2। देख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वर्क, ये तीनों का डायमेंशन सेम आया। जितने भी प्रकार के एनर्जी हैं, जितने भी प्रकार के डायमेंशन, जितने प्रकार के एनर्जी हैं, वर्क हैं, सभी का डायमेंशन जो है सो सेम आएगा। अब इसके आगे और भी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, आप सभी के डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि इसके आगे कैलकुलेट करें आप, मान लीजिए कि मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P बराबर mv, यानी कि m हो गया मास और v हो गया वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन हम देखते हैं, मास का डायमेंशन हो जाएगा m और वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा LT-1। तो ये डायमेंशन कितना हो जाएगा? m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -1। तो ये लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन हो गया। अब आगे यदि आप प्रेशर का डायमेंशन निकालना चाहते हैं, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो चूंकि डायमेंशन निकाल रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होगा। हाँ, तो फोर्स का डायमेंशन कितना आया था? mL-T-2 और एरिया का डायमेंशन L2। ये कितना हो जाएगा? m1, देखिए यहाँ L यहाँ 2 ठो, यहाँ 1 है, 1 कट जाएगा तो 1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? L का पावर -1, T का पावर -2। अब निकालिएगा पावर का डायमेंशन। तो पावर बराबर हम लोग पढ़े हैं वर्क बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम। तो यहाँ पर पावर का डायमेंशन बराबर वर्क का डायमेंशन बाई टाइम का डायमेंशन। तो वर्क का डायमेंशन आया था m1 L2 t का पावर -2 और टाइम का जो डायमेंशन आया है, टाइम का डायमेंशन t। हाँ, तो ये कितना हो गया? ये हो गया m का पावर 1, l का पावर 2 और ये t1 है नीचे में, ऊपर जाएगा तो -1 और -2, t का डायमेंशन हो गया -3। तो इस प्रकार से हम लोग पावर का भी डायमेंशन देख लिए। इसी तरह से आप जितने फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, यदि उनका रिलेशन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ आपको याद है, आता है, तो आप हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग डायमेंशन जो है सो निकालेंगे फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 बाई टाइम पीरियड। ठीक, यदि टाइम पीरियड का डायमेंशन बोलें तो टाइम पीरियड का डायमेंशन कितना हो जाएगा? t। ठीक, यानी कि इस सिचुएशन में यदि m नहीं है तो m 0 होगा, l नहीं है 0 होगा, t 1 है तो 1 रहेगा। अब हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम पीरियड। तो 1 हो गया और टाइम पीरियड का होता है t। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं आप कि फ्रीक्वेंसी का जो टाइम पीरियड हुआ वो कितना हुआ? ये t का पावर 1 नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t का पावर
-1, या फिर इसको लिख सकते हैं आप m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर -1। उसके बाद आप निकालेंगे सरफेस टेंशन का पृष्ठ तनाव। हाँ, तो आगे के यूनिट्स में पढ़ना है सरफेस टेंशन, मैं उस पर भी लेक्चर बनाऊंगा। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है प्यारे, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। हाँ, तो फोर्स का डायमेंशन हो गया m, l, t का पावर -2 और लेंथ का डायमेंशन हो गया l, यानी l और l यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचा m का पावर 1, l का पावर 0, t का पावर -2। चूँकि है डायमेंशन तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होगा, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होगा। तो इस प्रकार से सरफेस टेंशन का भी डायमेंशन हो गया। अच्छा, कुछ बड़े फिजिकल टर्म्स आ गए हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। यदि आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल G का डायमेंशन निकालना है तो पहले इसका फॉर्मूला जानना होगा। ये कैपिटल G कहाँ से आता था? न्यूटन का ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट से। ये दो मासेस हैं m1 m2, दोनों के बीच का दूरी है r, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा था वो था m1 × m2 बाई r²। यही प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा, तब आया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बाई r। यहाँ से आप g निकालोगे तो g बराबर हो जाएगा क्या, fr² बाई m1 × m2, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। g का डायमेंशन मतलब वही ना हुआ, g का डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बराबर f हो गया फोर्स का डायमेंशन ml1 t-2, फिर क्या है r है डिस्टेंस यानी l, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, नीचे हो गया मास और मास m का पावर 1 फिर m का पावर 1। ये कुल मिलाकर हो गया कितना, m और m में एक ठो कैंसिल हो गया, लेकिन एक m ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, m का पावर -1। l एक यहाँ है और 2 यहाँ है तो l कितना हो गया 3, t कितना है -2। देख लीजिए। हाँ, फोर्स का जो डायमेंशन था ml t-2, डिस्टेंस का हो गया l तो l², मास का m फिर मास का m, कितना हो गया, एक m कट गया, एक m ऊपर गया, m का पावर -1, l 1 और 2 3 हो गया, और टाइम पीरियड में टाइम का हो गया -2। ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। अब हम लोग एक देखेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। तो बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट, अच्छा ये g का वैल्यू, इतना तो पढ़ लिया डायमेंशन, जब आया है तो g का वैल्यू भी याद रख लेना। इस g का वैल्यू होता है प्यारे 6.676 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। याद रख लीजिएगा आप लोग, उसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। देखिए ना, फोर्स का हो गया ऐसा यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर तो मीटर स्क्वायर, नीचे kg × kg²। ठीक, एक और देख लें आप, हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक नाम है साइंटिस्ट का। ये प्लैंक्स कांस्टेंट एग्जाम में यही पूछा जाता है बच्चों, ये सब प्लैंक्स कांस्टेंट h है ये। हाँ, और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। एक रिलेशन होता है E बराबर h न्यू, वेयर E क्या है, एनर्जी है। E जो है सो क्या है, एनर्जी है। H है क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट।
h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू, दिस सिंबल इज न्यू, ये न्यू है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी। मैं कभी इस पर वीडियो बनाऊंगा कि ये सब जो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, ये सिंबल्स पर कभी वीडियो बनाऊंगा इस पर। तो E बराबर एच न्यू, यहाँ से h का डायमेंशन आपको निकालना है, तो h बाहर कर लिए। h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा E बटा न्यू, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट बराबर क्या हो गया, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन इस प्रकार निकल जाएगा यदि आप एनर्जी का डायमेंशन और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन पुट करें तो एनर्जी का डायमेंशन हम लोग पढ़े हैं ml2 t-2, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आया था t का पावर -1। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, m1 l2 t का पावर, देखिए ये +1 है ऊपर, ये -1 है ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा -1। तो ये हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। अब एक रह गया बच्चों टॉर्क का डायमेंशन निकालना। तो टॉर्क का डायमेंशन निकाल के आज का ये लेक्चर यहीं भर रखेंगे, उसके बाद फिर आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड डायमेंशन के स्पेशल कंडीशंस और डायमेंशन के एप्लीकेशंस। तो एक टर्म और हम लोग को क्या देखना है, टॉर्क। टॉर्क बराबर होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, और मोमेंट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फॉर्मूला आप जानेंगे तभी तो डायमेंशन निकालेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन m l t का पावर -2 और डिस्टेंस का डायमेंशन l। तो डायमेंशन चूँकि निकाल रहे हैं तो टॉर्क का डायमेंशन, टॉर्क बराबर मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर फोर्स का डायमेंशन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायमेंशन। ये हो गया फोर्स का डायमेंशन, ये हो गया डिस्टेंस का डायमेंशन। ओवरऑल जो डायमेंशन निकल करके आएगा वो कितना आया, m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2। और यही डायमेंशन है सभी एनर्जी का, और यही डायमेंशन है वर्क का। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन और टॉर्क का डायमेंशन बराबर होता है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, एग्ज़ाम में आता रहता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब भी वीडियो बनाया जाएगा तब सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का लेक्चर बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। और डिटेल्स सब्सक्रिप्शन में रहेगा। शेयर ज़रूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी ये पहुंच सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।